एक पराठा ले लो ना, ससुराल में थोड़ी ही न बैठे हो। अच्छा भाग्यवान, लाओ दे दो। अच्छा ये सिमर कहाँ है? सो रही है महारानी। अभी तक सो रही है? उसे बोलो कि उठ जाए, वरना नाश्ते की बजाय दोपहर का खाना मिलेगा सीधा। ये कहानी है रोहित और उसके परिवार की। रोहित बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था और फिर नाश्ता करने के बाद चलो भाई, बहुत हो गया नाश्ता। पता नहीं आज मशीन चलेगी भी या नहीं। पापा, मैं भी चलूं आपके साथ? अरे तू क्या करेगा वहाँ दुकान पे? सिलाई सीखूंगा आपसे। लो जी, सुनती हो, हम सोच रहे हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा और इसे देखो, इसे भी मेरी तरह दर्जी बनना है। हाँ तो दर्जी बनने में क्या बुराई है पापा? नहीं पगले, तू जम के पढ़ाई कर और बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बन। दर्जी बन के तो तू मेरी तरह ही गरीब रह जाएगा, बढ़िया पैसे कमाएगा तो सिमर की शादी करना भी तो आसान हो जाएगा। दोनों मिलकर अच्छा दहेज भी दे पाएंगे उसे और उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो पाएगी, समझा? देखो माँ, मेरी नींद भी नहीं खुली और ये दोनों मुझे घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। घर से निकालने की नहीं, तुझे तेरे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। मैं तेरे भाई को समझा रहा हूँ कि वो अच्छे से पैसे कमाए, तभी तो हमारी कल्लो की शादी हो पाएगी। देखो माँ, मुझे पापा फिर कल्लो कह रहे हैं। खुद तो काले हैं और मुझे कल्लो कल्लो कहते हैं। और आप सुन लो भैया, आपको मेरे लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए पैसे मैं खुद कमाऊंगी। अच्छा, और वो कैसे? मैंने सोच लिया है, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हमने तो सोचा था कि बिटिया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, पर ये भी अपने भाई की तरह निकली। ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा? पता है कितना पैसा कमाती है पार्लर वाली आजकल। हाँ, बस करवा चौथ के दिन, बाकी दिन तो बस खुद का ही मेकअप करती रहती है। श्याम सुंदर की बात सुनकर इस बार सरला भी हंस पड़ी। फिर रोहित की जिद करने पर श्याम सुंदर उसे भी अपने साथ अपनी दुकान ले गए। उस दिन रोहित ने पहली बार अपने पापा की दुकान पर नाप लेने से लेकर कपड़े की कटाई और फिर सिलाई होते हुए देखी। बड़ी मेहनत के बाद शाम को श्याम सुंदर ने एक लहंगा तैयार कर दिया। और फिर बता, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है पापा। तूने देखा ना कैसे मैंने पूरा दिन मेहनत करके ये लहंगा तैयार किया, और मुझे क्या मिलेगा? लागत हटा दो तो ले दे के कुछ 1000 रुपए, और डॉक्टर लोग तो एक मरीज को देखने के लिए इतने पैसे ले लेते हैं। कुछ समझा? हाँ पापा, समझ गया। अच्छा पापा, जब तक मेरी छुट्टियाँ हैं, मैं आपके साथ दुकान पर रोज आ सकता हूँ? हाँ, पर सिर्फ छुट्टियों तक, उसके बाद नहीं। उस दिन रोहित बहुत खुश था। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था, पर गरीब श्याम सुंदर के दिल पर गरीबी का बोझ था। वो चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़कर कुछ अच्छी नौकरी करें, पर उनके पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे। ऊपर से सिमर का रंग सांवला था। उसकी शादी की चिंता भी उन्हें खाई जा रही थी। और एक दिन उनके दिल ने जवाब दे दिया और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने रोहित का हाथ पकड़कर उससे कहा, बेटा, अब मुझे जाना होगा रोहित। अब से सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे डॉक्टर नहीं बना सका, पर तुझे एक अच्छा इंसान बनना होगा। हमेशा याद रखना, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। फिर रोहित की गोद में ही उसके पापा ने दम तोड़ दिया। हंसता खेलता परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब गया। धीरे धीरे परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। और फिर जैसा श्याम सुंदर ने कहा था, रोहित ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो अपने पापा की दुकान में गया और वहीं बैठने लगा। शुरू में तो उसके पास कोई कपड़ा सिलवाने नहीं आता था,
पर पापा की सीख को याद करते हुए और पूरी मेहनत और लगन से उसने अच्छे कपड़े सिलने सीख लिए और गुजारे लायक पैसे कमाने लगा। फिर एक शाम, लो माँ, ये 1000 रुपए सब्जी राशन वगैरह ले आना। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? कितनी छोटी उम्र में मेरे लाल के कंधों पर तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। ऊपर वाले को मत कोसो माँ, चलो अब खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। और ये सिमर कहाँ है? वो भी बस पार्लर से आती ही होगी। क्या वो पार्लर में लग गई क्या? हाँ, कह रही थी भैया का हाथ बटाऊंगी। पता है, उसने मेकअप का पूरा काम सीख लिया है। बता रही थी कि उसे पूरे 5000 रुपए महीने के मिलेंगे। नहीं माँ, उससे कहो कि वो पढ़ाई करे। मैं हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो क्या हुआ, वो तो कम से कम अपनी पढ़ाई करे। रोहित वाकई बड़ा हो गया था। फिर अगले दिन जब रोहित अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, तुमसे एक काम था। जी बताइए अम्मा। तुम लहंगे सिलते हो क्या? हाँ अम्मा, सिलते हैं, पर लहंगा किसके लिए सिलवाना है? और आप कपड़ा लाई तो है ना? यही तो दिक्कत है बेटा। ये मेरी पोती है। परसों इसके स्कूल में कोई फंक्शन है, उसमें इसे राधा बनना है। इसकी मैडम ने कहा है कि लहंगा चोली पहन कर आना है, पर मेरे पास ना तो अभी कपड़ा खरीदने के पैसे हैं और ना ही तुम्हारी सिलाई देने के। अच्छा, पर दादी कपड़ा तो चाहिए ही होगा ना? बेटा देख लो, बची कुची कतरनों को जोड़ कर ही बस एक काम चलाऊ सा लहंगा बना दो ना। मेरी पेंशन आएगी ना 1 तारीख को, तो मैं तुम्हें सिलाई के पैसे दे जाऊंगी आकर। ये गुड़िया तो मेरी बहन जैसी है, मैं इसके लिए लहंगा जरूर सिलूंगा। और आपके पास जब पैसे हो आप तब दे देना, ठीक है? रोहित की अच्छाई ने गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनके जाने के बाद रोहित ने अपने कट पीस के ढेर में से अच्छे और चमकीले कपड़े निकालने शुरू कर दिए और लहंगा बनाना शुरू कर दिया। उसके पास वक्त कम था और काम ज्यादा था। फिर अगले दिन, कैसे हो बेटा? आइए दादी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। लीजिए, आपकी पोती का लहंगा बनकर तैयार है। अरे पर गुड़िया है कहाँ? वो नहीं आई, वो खाना बना रही है। तुम मुझे दिखाओ कैसा बना है। लो ये देखो अम्मा, बहुत मेहनत की है मैंने। बताओ ये कैसा बना है? अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर बना दिया तुमने बेटा। हजारों का लहंगा लग रहा है। तेरी बहन खुश हो जाएगी। सच में कमाल कर दिया तुमने तो। जब गुड़िया को बहन मान ही लिया तो खराब लहंगा कैसे बनाता, बताओ अम्मा। ये बात भी सही है। अच्छा सुनो, इसके पैसे तो मैं 1 तारीख को ही दूंगी, लेकिन बेटा तुम ये रख लो। ये क्या है दादी? आज मुझे मंदिर के बाहर ये कपड़ा दान में मिला था। एक अमीर औरत सबको कपड़ा बांट रही थी। शायद कोई मन्नत पूरी हुई थी उसकी। अब गुड़िया का तो लहंगा बन गया, तो ये कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं, तो इसे तुम रख लो। नहीं दादी, ये तो महंगा कपड़ा लग रहा है, इसे आप ही रखो। मैं क्या करूँगा इसका तो। तुमने मुझे दादी बोला है ना, तो इससे अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। वो भी तो मेरी पोती हुई ना, कहना उसकी दादी की तरफ से तोहफा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सिलाई के पैसे नहीं दोगी, ठीक है ना? जो कपड़ा बुढ़िया रोहित को दे कर गई थी, वो वाकई बहुत अच्छा था। रोहित सोचने लगा कि वो उस कपड़े से क्या बनाए, और फिर उसने अपनी कैंची और फीता उठाया और काम पर लग गया। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद उसने बहुत ही प्यारा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया। फिर उसी शाम, सिमर कहाँ है तू? हाँ भैया, यही हूँ, बताओ। ये देख, मैंने तेरे लिए लहंगा सिला है, जा जल्दी से पहन कर आ तो। अरे वाह, देखो ना माँ, भैया ने कितना प्यारा लहंगा
सिला है मेरे लिए। अरे वाह, कसम से इसे पहनकर तो तू पूरी परी लगेगी सिमर। पर रोहित, तू इतना महंगा कपड़ा लाया कहाँ से? सब बताऊंगा माँ, पर पहले सिमर जल्दी जाना। थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर से सिमर के जोर से चीखने की आवाज आई। उसकी चीख सुनकर रोहित और सरला उसके कमरे की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि उस लहंगे को पहने खड़ी सिमर वाकई परी लग रही थी। कमाल की बात ये थी कि उस लहंगे को पहनते ही वो एकदम गोरी और बला की खूबसूरत हो गई थी। अगले ही पल रोहित और सरला गुड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद ना तो गुड़िया का पता चला और ना ही उनकी पोती का। हो न हो वो कोई जादूगरनी ही थी। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है, पर अब क्या करें, उन दादी को कहाँ ढूंढे? चल कोई बात नहीं, वो देख राधा श्याम का मंदिर। चल दर्शन करके ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। फिर जैसे ही रोहित और सरला मंदिर के अंदर गए तो रोहित जोर से चिल्लाया, वो राधा जी, उनका ये लहंगा तो मैंने सिला था। वो उस गुड़िया के लिए था। हाँ, ये मैंने सिला था। और उन अम्मा को। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। सरला और रोहित दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। और घर पर बैठी सिमर अपने उस जादुई लहंगे को निहारे जा रही थी। एक समय की बात है। हरमन अपनी पत्नी दुर्गा और बेटी चांदनी के साथ रहा करता था। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था और उनके परिवार में एक खुशी और आने वाली थी। हरमन और दुर्गा को पता चलता है कि दुर्गा गर्भवती है और कुछ महीनों में वो अपनी दूसरी संतान को जन्म देने वाली है। इस खबर को सुनकर उनके परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका हरमन और दुर्गा को बेसब्री से इंतजार था। दुर्गा हॉस्पिटल में एडमिट होती है कि तभी हरमन को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ दुर्गा एक लड़की को जन्म देती है और फिर जब दुर्गा को होश आता है तो वो नर्स से पूछती है, नर्स, मेरे पति हरमन कहाँ है? वो तो पूरी रात मेरे साथ यहीं रुके हुए थे ना, पर अब वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नर्स थोड़ी देर शांत रहती है, जिसके बाद दुर्गा फिर से पूछती है, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी और से पूछ लूंगी, पर कुछ तो जवाब दीजिए। देखिए, मुझे कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है, पर कल आपके पति हरमन किसी काम के लिए यहाँ से गए हुए थे और अभी हमें खबर मिली है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर दुर्गा के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद नर्स दुर्गा की बेटी को उसकी गोद में लाकर दे देती है। अपनी बेटी की शक्ल देखकर दुर्गा कहती है, मेरी बेटी इतनी काली और बदसूरत क्यों है? मेरी पहली बेटी चांदनी तो इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत है। इसने आते ही हमारे जीवन पर ग्रहण लगा दिया। खुद तो काली है ही और हमारे जीवन में भी अंधकार लेकर आई है। आते ही मेरे पति को खा गई। नर्स, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। दुर्गा के लिए अपने पति को खोना एक बहुत ही बड़ा गम था और दुर्गा उस गम का वो सारा बोझ अपनी छोटी सी बेटी पर डाल देती है। दुर्गा उस दिन से उससे नफरत करने लगती है, यहाँ तक कि दुर्गा उसका नामकरण भी नहीं करवाती। उसके नामकरण का जिम्मा भी उसकी चाची ही लेती है और उसका नाम अंजलि रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और चांदनी और अंजलि बड़ी हो जाती है, लेकिन अंजलि के लिए दुर्गा की नफरत बिल्कुल भी कम नहीं होती। उसे अभी भी यही लगता था कि अंजलि के मनहूस चेहरे और काले रंग की वजह से ही उसके पति की मृत्यु हुई है, इसलिए वो अपना सारा प्यार चांदनी पर ही लुटाती थी।
चांदनी को भी अंजलि उसके रंग की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। बेचारी अंजलि बिना अपनी माँ और बहन का प्यार मिले ही बड़ी हुई थी। उसे हमेशा ही अपनी माँ के ताने और बहन की बातें सुनने को मिलती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि चांदनी की अलमारी में से उसकी एक ड्रेस निकालकर पहन लेती है। चांदनी जैसे ही अंजलि को अपनी ड्रेस में देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई काली कलूटी मेरी इतनी सुंदर और महंगी ड्रेस पहनने की? तुझे कहा है ना मैंने कि मेरे कपड़े, मेरे सामान, मेरे मेकअप, इन सभी चीजों से दूर रहा कर, लेकिन फिर भी तुमने इतनी हिम्मत की और मेरी ड्रेस पहन ली। मैं जानती हूँ दीदी, इसलिए मैं आपके सामान को हाथ नहीं लगाती, पर आज मेरे कॉलेज में एनुअल पार्टी है और मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। माँ अच्छी अच्छी ड्रेस सिर्फ आपको ही दिलवाती है। मुझे तो आपके उतारे फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपकी अलमारी में से ये ड्रेस निकाली है। तेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है तो माँ तुझे नई ड्रेस क्यों दिलाएंगी? तू है ही मनहूस। उन दोनों का झगड़ा सुनकर वहाँ पर दुर्गा आ जाती है। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? फिर चांदनी सारी बात दुर्गा को बताती है, जिसके बाद दुर्गा कहती है, अंजलि तुझे मैंने कहा है ना कि अपनी बड़ी बहन की चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे मेरी एक बात भी नहीं सुननी होती है। तुझे अपने मन की ही करनी होती है। न जाने किस मनहूस घड़ी में तूने इस घर में जन्म लिया था। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जब तो इस घर में आई। ऐसा कहकर दुर्गा वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी अंजलि उदास हो जाती है और चांदनी की ड्रेस उसे वापस करके अपने पुराने कपड़े में ही कॉलेज चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन जब अंजलि कॉलेज से आ रही होती है, तभी उसे एक कबूतर घायल हालत में मिलती है। अंजलि उस कबूतर को लेकर घर आ जाती है और उसकी अच्छे से मरहम पट्टी कर देती है। पर जब चांदनी अंजलि के कमरे में उस कबूतर को देखती है तो वो गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, तुझे मैं इस घर में रहने दे रही हूँ, ये क्या कम है कि तू बाहर से जानवरों को भी घर ला रही है? दीदी जानवर नहीं पक्षी है। हाँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर अभी माँ को बता दिया ना कि तू कबूतर को लाई है तो इस कबूतर के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी। प्लीज दीदी ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। मेरी अलमारी में जो पिंक वाला गाउन पड़ा है उसे अच्छे से प्रेस कर दे। मुझे और माँ को आज शादी में जाना है, इसलिए मुझे वो पहनना है। काम समय से पहले हो जाना चाहिए। अंजलि जानती थी कि वो कबूतर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो चुपचाप चांदनी की बात मानकर उसका सारा काम कर देती है। इसके बाद दुर्गा और चांदनी शादी में जाने लगती है। अंजलि भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन दुर्गा उसे खरी खोटी सुनाकर उसे अपने कमरे में भेज देती है। कमरे में आकर अंजलि नम आँखों से कहती है, ऊपर वाले, मेरी क्या गलती है कि मेरा रंग रूप ऐसा है और माँ को ऐसा क्यों लगता है कि पापा की मृत्यु का कारण मैं हूँ? अरे मौत तो हर किसी की निश्चित होती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे पैदा होते ही मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए? पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। ऐसा कहकर अंजलि जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वो कबूतर परी के रूप में बदल जाती है और अंजलि से कहती है, मैंने तुम्हारी हर बात सुन ली है दुर्गा और तुम्हारे बारे में पता भी लगा लिया है कि किस तरह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं। मेरा विश्वास मानो, तुम्हारे पिता की मृत्यु में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ।
उसका इस्तेमाल करते ही तुम परी जैसी खूबसूरत हो जाओगी। लेकिन हाँ, याद रहे कि तुम अमावस्या की रात को 12 बजे घर से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी खूबसूरती वापस से बदसूरती में बदल जाएगी। ऐसा कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मेकअप किट प्रकट हो जाती है। अंजलि वो मेकअप किट इस्तेमाल करती है और उसे यूज करते ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पर ये सब दरवाजे के पीछे छिपी चांदनी देख लेती है और फिर अंजलि के पास आकर कहती है, देख अंजलि, मैंने तुझे इस कबूतर को घर पर रखने की इजाजत दी और ये बात माँ से भी छुपा कर रखी। अब मुझे भी एक मेकअप किट चाहिए जो मुझे और भी अच्छा और सुंदर बना दे। अपने इस परी से कहकर मुझे भी एक मेकअप किट दिलवा दे। परी कुछ कहने ही जा रही होती है कि तभी अंजलि हाथ जोड़कर चांदनी की तरफ से माफी मांग लेती है और परी को एक और मेकअप किट देने की विनती करती है। परी अंजलि की बात मानकर चांदनी को भी एक मेकअप किट दे देती है, जिसे पाकर चांदनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन जैसे ही दुर्गा सुबह उठकर अंजलि को देखती है तो वो हैरान ही रह जाती है। अरे ये सब कैसे हुआ? तू तो इतनी काली और बदसूरत थी, तो फिर तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद अंजलि सारी कहानी दुर्गा को बताती है। ये सब सुनकर दुर्गा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में वापस चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन अचानक रात के समय दुर्गा के सीने में दर्द होता है और वो चांदनी से कहती है, चांदनी, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है। सांसें भी एकदम अटक सी रही है। तो जल्दी से एम्बुलेंस बुला ले, मुझे मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटी। तभी चांदनी को परी की बताई हुई वो अमावस्या वाली बात याद आती है, इसलिए वो बाहर जाने से मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। परंतु अंजलि जैसे ही अपनी माँ की ये हालत देखती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखती। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जैसे ही दुर्गा को होश आता है तो वो अपने पास अंजलि को पाती है, पर अंजलि अब पहले जैसी ही काली और बदसूरत हो गई थी, जिसे देखकर दुर्गा कहती है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई थी, फिर अब दोबारा से ऐसी कैसे हो गई? इसके बाद अंजलि परी की बताई हुई सारी बात दुर्गा को बताती है। दुर्गा जब ये सारी बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल पश्चाताप से भर जाता है, जिसके बाद वो कहती है, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं सच में बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे पिता की मृत्यु का सारा बोझ तुम पर डाल दिया। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी संतान खूबसूरत हो और तुम पैदा हो गई। उसके बाद तुम्हारे पिता के साथ वो हादसा हो गया। इन सब का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया, जबकि तुम तो एक छोटी सी बच्ची थी और आज तुमने अपनी खूबसूरती और अपनी माँ के बीच में अपनी माँ को चुना। सच में तुम महान हो और तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी लूजर। माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ ऐसे समय में पापा का चले जाना आपके लिए बहुत बड़ा सदमा था, इसलिए आपने जो भी किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे चांदनी दी की तरह प्यार करें। अंजलि की ये बात सुनकर दुर्गा उसे गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटी के बीच की नफरत की दीवार टूट जाती है। थोड़े ही दिन में दुर्गा घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे दुर्गा चांदनी को भी समझाती है और चांदनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद तीनों माँ बेटी हंसी खुशी से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।